तो बात करते हैं प्रॉब्लम 11 का। इन दिस 11th प्रॉब्लम वी हैव बीन गिवन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका वेट दे रखा है आपको 1.4 मिलीग्राम, सॉरी 1.4 ग्राम, और इसको हम लोग डाइजेस्ट करें यूजिंग जेल्डास मेथड। जेल्डास मेथड पे होता क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो भी आपका नाइट्रोजन होगा ये कन्वर्ट हो जाता है आपका अमोनिया गैस के अंदर, राइट। तो आपने जो भी नाइट्रोजन कंटेंट है इसको कन्वर्ट कर दिया अमोनिया गैस के अंदर, और फिर इस अमोनिया को एस्टिमेट करते हैं या अमोनिया को रिएक्ट करवाते हैं एसिड के साथ। तो ये जो अमोनिया है इसको मैं ट्रीट कर रहा हूं एसिड के साथ। एसिड इस केस में ले रहे हैं अपन सल्फ्यूरिक एसिड। रिएक्शन का बैलेंस करेंगे तो 2 अमोनिया विल रिएक्ट विद H2SO4 टू गिव अमोनियम सल्फेट एंड द अनरिएक्टेड एसिड। अनरिएक्टेड एसिड का मतलब यहां पर अपन ये एक्सेस में ले रहे हैं, तो जो भी लेफ्ट होगा एसिड सल्फ्यूरिक एसिड, उस सल्फ्यूरिक एसिड को अपन फिर रिएक्ट करवा रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो रिएक्शन कुछ ऐसा होगा। तो आपसे पूछा रहा है कि इसके अंदर परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कितना है। तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड का अमाउंट यहाँ पे ले रखा है 60 ml 1/10 मोलर। 60 ml 1/10 मोलर मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हम लोग 6 मिलीमोल्स लेके चल रहे थे। और अनरिएक्टेड एसिड जो कि लेफ्ट एसिड है, इसके करस्पॉन्डिंग जो NaOH का अमाउंट ले रहे हैं वो 20 ml 1/10 मोलर है। तो इसके जो मिलीमोल्स होंगे वो 2 मिलीमोल्स होंगे। अब अगर इसके 2 मिलीमोल कंज्यूम होंगे तो इसके यहाँ पे 1 मिलीमोल कंज्यूम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 के करस्पॉन्डिंग 1। तो 1 मिलीमोल यहाँ पे अगर कंज्यूम हो रहा है तो आउट ऑफ 6 अगर यहाँ पर 1 मिलीमोल कंज्यूम हो रहा है तो यहाँ पे जो रिएक्ट करेगा वो रिएक्ट करेगा 5 मिलीमोल्स। तो सल्फ्यूरिक एसिड के 5 मिलीमोल्स होंगे, और अगर सल्फ्यूरिक एसिड के 5 मिलीमोल्स होंगे तो 1 के करस्पॉन्डिंग 2, तो इसके 5 मिलीमोल्स के साथ रिएक्ट करने के लिए अमोनिया के जो मिलीमोल्स यहाँ पे यूज होंगे वो हो जाएंगे 10। कैसे? आउट ऑफ 6 यहाँ पे 1 मिलीमोल कंज्यूम हो रहा है तो यहाँ पे 5 मिलीमोल कंज्यूम होंगे। 5 मिलीमोल्स अगर कंज्यूम हो रहे हैं तो इसके 10 मिलीमोल्स कंज्यूम होंगे। मिलीमोल्स ऑफ अमोनिया अगर अपने पास आ चुका है तो हम बोल सकते हैं कि जो मिलीमोल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम होगा ये भी हो जाएगा 10। तो यहां से मैं वेट ऑफ नाइट्रोजन एटम भी निकाल सकता हूं भाई। मिलीमोल्स अपॉन 1000 ये आपको दे देगा मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम इनटू ग्राम मोलर मास विच इज 14 नाइट्रोजन का। तो यहां से आपको वेट आ जाएगा। तो सिंप्लीफाई अगर करें अपन तो दिस विल कम आउट टू बी 0.14 ग्राम। तो 0.14 ग्राम नाइट्रोजन आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि इसके अंदर जो नाइट्रोजन का कंटेंट होगा वो 0.14 ग्राम है और सैंपल का वेट 1.4 ग्राम है। तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन पूछा रहा है, तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कैन बी रिटन है सिंपली वेट ऑफ नाइट्रोजन अपॉन वेट ऑफ कंपाउंड इनटू 100। तो वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट करें तो दिस इज 0.14 अपॉन 1.4 इनटू 100 एंड दैट विल गिव 10%। तो 10% इसका आंसर आएगा। 12 प्रॉब्लम के अंदर we have been given the molecular formula for commercial resin as C8H7SO3 minus Na+। इस कमर्शियल रेजिन को लेट से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं ऐसे R-Na+। तो आपसे पूछा रहा है कि व्हाट वुड बी द मैक्सिमम अपटेक ऑफ कैल्शियम आयंस बाय रेजिन व्हेन एक्सप्रेस्ड इन मोल पर ग्राम रेजिन एंड दिस रेजिन इज यूज्ड फॉर एक्सचेंजिंग आयंस। हम यहाँ पे आयन एक्सचेंज की बात कर रहे हैं, आयन एक्सचेंजर की हम बात कर रहे हैं। आयन एक्सचेंजर करता क्या है? आयंस को एक्सचेंज करता है। जैसे नाम से पता चल रहा है कि आयन को एक्सचेंज करेगा। तो कौन से आयन को? जैसे ये बोला जा रहा है कि ये कैल्शियम आयन को एक्सचेंज करेगा, तो इसका मतलब ये है कि एक कैल्शियम आयन को लेगा और उसके बदले में दूसरे आयन देगा। अगर पॉजिटिव आयन लेगा तो पॉजिटिव आयन इसको लूज करना पड़ेगा। और इसका जो लॉजिक होता है, जो रूल होता है वो ये कि जितना चार्ज आयन ये लेगा उतना चार्ज आयन इसको देना पड़ेगा। तो अगर ये +2 चार्ज लेता है तो इसको +2 चार्ज देना पड़ेगा। तो एक कैल्शियम आयन को लेने के लिए इसको 2 Na+ आयन देने पड़ेंगे। आयन एक्सचेंज में ये फंडा होता है। अगर मान लो पे एल्यूमिनियम आयन होता तो +3 चार्ज होता, तो एक एल्यूमिनियम आयन देने के लिए आपको यहाँ पे 3 Na+ लूज करने पड़ते हैं। एक कैल्शियम आयन को गेन करने के लिए आपको यहाँ पे 2 Na+ आयन लूज करने पड़ेंगे। तो कुछ ऐसा होगा कि एक कैल्शियम के करस्पॉन्डिंग 2 Na+ लूज करने पड़ेंगे, तो 2 मॉलिक्यूल लगेंगे इसके, और फिर कुछ तो इस तरह का प्रोडक्ट आपका
बन जाएगा, राइट। तो हमसे पूछा जा रहा है कि कितने मोल्स पर ग्राम रेजिन कैल्शियम के आप लेंगे। हमें बताना है कि कितने मोल कैल्शियम आप गेन कर सकते हैं पर ग्राम रेजिन। तो पर ग्राम रेजिन के करस्पॉन्डिंग आप देखेंगे, अगर इसका 1 ग्राम है, राइट, इसका ग्राम मोलर मास आपको गिवन है 206। तो अगर इसका 1 ग्राम है तो इसके जो मोल्स हो जाएंगे वो जाएंगे 1/206, राइट। तो पर ग्राम रेजिन मतलब 1 ग्राम रेजिन के करस्पॉन्डिंग इतने मोल्स हैं। और आप स्टैचोमेट्री से देख सकते हैं कि अगर इसके 2 मोल्स होते तो इसका 1 मोल कंज्यूम होता, तो 1 के करस्पॉन्डिंग इसका हाफ मोल कंज्यूम होगा। और अगर मैं रेजिन के 1/206 इतने मोल्स ले लूं तो कैल्शियम आयन कितना कंज्यूम होगा, ये हो जाएगा आपका 1/2 into 206, दैट इज 1/412। इतने मोल कैल्शियम आयन विल बी अब्सॉर्ब। इतने मोल कैल्शियम आयन आप इंटेक करेंगे कब, जब आप 1 ग्राम रेजिन यूज करेंगे। तो इस सवाल में सिंपली ये पूछा जा रहा था कि 1 ग्राम रेजिन के करस्पॉन्डिंग कितने मोल कैल्शियम आयन लेंगे, तो 1 ग्राम रेजिन के करस्पॉन्डिंग इतने मोल कैल्शियम आयन आपको लेना पड़ेगा। In 13th problem, we have a sample of hydrate of barium chloride weighing 61 ग्राम। हमारे पास बेरियम क्लोराइड का हाइड्रेट है। हाइड्रेट का मतलब ये होता है कि इसके अंदर वाटर क्रिस्टलाइजेशन होंगे लाइक दिस। तो मान लीजिए इसका फॉर्मूला कुछ ऐसा है, बेरियम क्लोराइड डॉट XH2O। इसका वेट आपको दे रखा है 61 ग्राम। और इसको आप हीट करें कब तक, जब तक सारा पानी ना निकल जाए। तो हीट करने के बाद बेरियम क्लोराइड अलग हो जाएगा और पानी आपका अलग हो जाएगा। और आपको दे रखा है कि जो ड्राइड सैंपल होगा तो पानी तोड़ जाएगा, और जो ड्राइड सैंपल होगा वो होगा सिंपली बेरियम क्लोराइड का। इसका वेट आपको दे रखा है एज 52 ग्राम। तो आपको बताना है कि फॉर्मूला ऑफ हाइड्रेटेड सॉल्ट क्या होगा, आपको बेसिकली इसका फॉर्मूला बताना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं POC लगा सकते हैं अपन बेरियम के ऊपर, जितना बेरियम था वो सारा का सारा इसमें कन्वर्ट हो रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि भाई जितने मोल्स बेरियम आयन के इनिशियली होंगे उतने मोल्स बेरियम आयन के फाइनली होने चाहिए। बेरियम आयन के मोल्स कितने होंगे, अगर आप इसका ग्राम मोलर मास देखें तो बेरियम का 137 होता है, तो 137 प्लस 71, दिस इज 208 प्लस 18x। तो इसके मोल्स आएंगे कंपाउंड के 61/208 प्लस 18x। दिस आर द मोल्स ऑफ दिस कंपाउंड। और जितने मोल्स इस कंपाउंड के उतने कंपाउंड के होंगे उतने मोल्स बेरियम के भी होंगे, क्योंकि एक मोल के अंदर एक मोल बेरियम होगा। सिमिलरली फाइनली 52 ग्राम अपने पास एनहाइड्रस बेरियम क्लोराइड है, तो 52 अपॉन इसका ग्राम मोलर मास विल बी सिंपली 208। तो फाइनली इसके मोल्स इतने होंगे, और जितने मोल्स इसके होंगे उतने मोल्स अगेन बेरियम के होंगे। बस इतना ही करना है। इसके बाद आप इसको सिंप्लीफाई कर x निकाल सकते हैं। तो अगर देखें तो ये हो जाएगा आपका 1/4। सिंप्लीफाई करें तो दिस इज 244, दिस इज 208 प्लस 18x। तो 18x हो जाएगा आपका 36 और x हो जाएगा आपका 2। x अगर 2 जाएगा तो फॉर्मूला जाएगा बेरियम क्लोराइड डॉट 2H2। 14 प्रॉब्लम की बात करते हैं। एट 300 Kelvin and 180 m 15 ml of a gaseous hydrocarbon requires 375 ml air containing 20% O2 by volume for complete combustion। तो हमारे पास एक गैसेस हाइड्रोकार्बन है, इसका फॉर्मूला CxH5 मान लेते हैं अपन, और इसका अपन कंबशन कर रहे हैं O2 गैस के साथ। किसी भी हाइड्रोकार्बन का जब कंबशन करते हैं तो हमें मिलता है CO2 गैस और H2O। H2 बाय डिफॉल्ट लिक्विड होता है, वैसे इस सवाल में मेंशन भी कर रखा है कि लिक्विड ही है, तो H2 आपका लिक्विड होगा। रिएक्शन को बैलेंस करें, हाइड्रोजन अगर Y है तो यहाँ पर Y/2 आना चाहिए, तभी हाइड्रोजन बैलेंस होगा। और अगर ये X है तो यहाँ पे X जाएगा। ऑक्सीजन आएगा आपका 2x प्लस Y/2, तो यहाँ से ऑक्सीजन एटम है 2x प्लस Y/2, तो यहाँ पे कोफिशिएंट आएगा आपका x प्लस Y/4, क्योंकि तब आपका ऑक्सीजन एटम जाएगा 2x प्लस Y/2। ये एक बैलेंस रिएक्शन है अपने पास। यहां पर हमें दे रखा है कि 15 ml अपने पास हाइड्रोकार्बन है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, और ये हम लोग गैसेस स्टेट में भी देखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टेम्परेचर और प्रेशर फिक्स है। टेम्परेचर 300 केल्विन है और प्रेशर आपका 180 m है। जब टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट होते हैं तो बोल सकते हैं कि मोल्स आर प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। कैसे, ये PV इक्वल्स टू RT से बोल सकते हैं अपन। R फिक्स है, T फिक्स है, P फिक्स है, तो मोल्स ऑफ वॉल्यूम आपके प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। और जब मोल्स ऑफ वॉल्यूम प्रोपोर्शनल होते हैं तो जो स्टैचोमेट्री हम लोग मोल्स के ऊपर लगाते हैं वो स्टैचोमेट्री में वॉल्यूम के ऊपर भी लगा सकता हूं। मतलब
जैसे मोल्स के टर्म्स में अगर बोले तो इसका 1 मोल x प्लस वाई बाय 4 मोल्स के साथ रिएक्ट करेगा, और ऐसा होगा तो इसके x मोल उसके y बाय 2 मोल्स बनेंगे। और अगर इसी चीज को मैं स्टैचोमेट्री से या वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में बोलूं तो मैं बोल सकता हूं कि अगर इसका 1 लीटर गैस है तो इसका 1 लीटर गैस विल रिएक्ट विद x प्लस वाई बाय 4 लीटर गैस। तो जो चीज मैं मोल्स के टर्म्स में बोल रहा हूं वही चीज वॉल्यूम के टर्म्स में बोला जा सकता है। जैसे इसका एक मोल x प्लस वाई बाय 4 मोल के साथ रिएक्ट करेगा, वैसे इसका 1 लीटर x प्लस वाई बाय 4 लीटर के साथ रिएक्ट करेगा, एंड सो ऑन। ऐसा कब होगा? जब प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट होगा और मोल्स आपके वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल होंगे। तो अगर इसका 15 ml है तो 15 ml के करस्पॉन्डिंग जो ऑक्सीजन लगेगा 1 के करस्पॉन्डिंग x प्लस वाई बाय 4, तो 15 के करस्पॉन्डिंग लगेगा 15 x प्लस वाई बाय 4, इतना ml O2 गैस लगेगा, राइट। और ये O2 होगा कितना? आपको यहां पे दे रखा है कि 375 ml एयर का हम लेके चल रहे थे। तो 375 ml एयर है जिसके अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट 20% है, तो इसका अगर 20% देखेंगे तो वो होता है 75। तो ये जो O2 अमाउंट होगा ये एक्चुअली 75 ml के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये 75 का इसका 20% होगा और 20% ऑक्सीजन आपको गिवन है। तो यहां से ये रिएक्ट कर जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ये बनेगा 15x, और ये तो खैर लिक्विड ही होगा। तो एक इक्वेशन तो आपको यहां से मिलेगी। यहां पर अगर अपन सोल्व करें तो अपन बोल सकते हैं कि 15x प्लस वाई बाय 4, दिस इज 75, तो x प्लस वाई बाय 4 हो जाएगा आपका 5। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा, इस पूरे कंबशन के बाद बचेगा क्या? फाइनल अगर गैसेस मिक्सचर देखें तो फाइनल गैसेस मिक्सचर के अंदर एक तो अपने पास CO2 गैस होगा, और CO2 गैस का अमाउंट कितना होगा? तो 1 के करस्पॉन्डिंग x, तो 15 के करस्पॉन्डिंग आपके पास 15x था, तो CO2 का अमाउंट 15x हो जाएगा, इतना ml। और इसके अलावा रिमेनिंग एयर, क्यों? क्योंकि ये तो खत्म हो चुका है, O2 खत्म हो चुका है, ये लिक्विड है, तो CO2 और CO2 के अलावा वो वाला एयर जो कि आप यूज नहीं कर रहे थे। तो 375 में से 75 तो आप यूज कर चुके हैं, तो रिमेनिंग एयर होगा आपका 300 ml। ये आपका फाइनल गैसेस मिक्सचर होगा, और ये आपको दे रखा है एज 330। तो इसको अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं 15x प्लस 300, दिस इज नथिंग बट 330। इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो x जाएगा आपका 2, और अगर x 2 हो चुका है तो सब्सटीट्यूट करने पर यहाँ पे y भी निकाल सकता हूँ, तो ये जाएगा 2 प्लस वाई बाय 4 एज 5, तो y बाय 4 एज 3, और y जाएगा आपका 12। तो इसके हिसाब से आपका जो हाइड्रोकार्बन होना चाहिए वो होना चाहिए C2H12। ऐसा कोई हाइड्रोकार्बन वैसे एग्जिस्ट करता नहीं है, और ना ही ऐसा कोई ऑप्शन अपने पास है। तो एक्चुअली इस पे कोई भी ऑप्शन 1 2 3 4 सेटिस्फाई नहीं करेंगे। ये सवाल बोनस कर दिया गया था। तो अप्रोच मैंने आपको बता दिया है कि करना कैसे है। आंसर C2H12 ही आएगा अगर फंडे लगाए तो, बट सिंस ऐसा कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो ये सवाल बोनस कर दिया गया था, बट करने का तरीका ऐसा होगा। 15 के अंदर आपसे पूछा रहा है कि कौन सा नॉन मेटल आपका पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता है, तो ये क्लियर एक इन्फॉर्मेशन बेस्ड सवाल है। आंसर है फ्लोरीन। फ्लोरीन सिर्फ आपका 0 या फिर -1 ही शो करेगा, तो करेक्ट आंसर विल बी फ्लोरीन। 16 की बात करें, 16 के अंदर हमारे पास एक एल्केन है और उसके कंबशन के लिए 25 लीटर्स ऑक्सीजन आपका यूज हो रहा है। तो एल्केन का फॉर्मूला लिख सकते हैं CnH2n+2। आप O2 के साथ इसको कंबस्ट करवा रहे हैं, अगेन CO2 गैस बनेगा और बनेगा आपका H2O लिक्विड बाय डिफॉल्ट। अगर बैलेंस करें अपन यहाँ पे तो कार्बन के लिए यहाँ पे N आ जाएगा, सॉरी कार्बन N है तो वहां पे N आ जाएगा। हाइड्रोजन अगर 2n+2 है तो यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगा आपका N+1, और ऑक्सीजन अगर देखें तो यहाँ से 2n आ जाएगा और यहाँ से N+1 आ जाएगा, तो इट इज 3n+1। तो यहाँ पे जो कोफिशिएंट आएगा वो 3n+1/2 आएगा, राइट। तो ये आपका बैलेंस रिएक्शन है। अगेन आपको बोला जा रहा है कि कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर है, तो अगर टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है तो हम बोल सकते हैं कि वॉल्यूम, या हम बोल सकते हैं कि एज पर PV इक्वल्स टू nRT। टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू मोल्स। तो अगेन जो स्टोइचियोमेट्री वॉल्यूम के ऊपर लगाते हैं, मोल्स के ऊपर लगाते हैं, वैसे स्टोइचियोमेट्री वॉल्यूम पे लगा सकते हैं। तो आपको दे रखा है कि 5 लीटर है। आप देख सकते हैं कि 1 लीटर के करस्पॉन्डिंग 3n+1/2 इतने लीटर यूज होगा, तो 5 लीटर के करस्पॉन्डिंग
O2 का जो अमाउंट यूज होगा वो होगा 3n+1/2 इतना O2 गैस कंज्यूम होगा। और ये O2 गैस का अमाउंट आपको दे रखा है एस 25। तो ये सिंप्लीफाई करके 5 जाएगा और किया जाएगा आपका 10। तो 3n+1 इज बेसिकली 10। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि n आ जाएगा आपका 3। n अगर 3 आ गया तो आपका हाइड्रोकार्बन का फॉर्म हो जाएगा C3H8 विच इज प्रोपेन गैस। तो करेक्ट आंसर विल बी फोर्थ। 17 प्रॉब्लम की बात करें, 17 प्रॉब्लम के अंदर हमें एक ह्यूमन एडल्ट के अंदर एलिमेंट्स का कंटेंट दे रखा है, ऑक्सीजन का, कार्बन का, हाइड्रोजन का और नाइट्रोजन का। और आपसे बोला जा रहा है कि अगर सारे हाइड्रोजन को हम ड्यूटेरियम से रिप्लेस कर दें, ड्यूटेरियम मतलब हाइड्रोजन को हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं ड्यूटेरियम से, जिसको उन्होंने इस तरह से लिखा हुआ है। तो आपसे पूछा रहा है कि कितना मास आपका बढ़ जाएगा, है ना, या आपका फाइनल मास कितना होगा बॉडी का। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास 75 केजी का 75 केजी पर्सन है। तो अगर 75 केजी हमारा अगर पर्सन है और आपको ये भी दे रखा है कि इसके अंदर 10% हाइड्रोजन है। अब 10% हाइड्रोजन का मतलब बेसिकली बोल सकते हैं कि जो वेट होगा हाइड्रोजन का वो जाएगा 7.5 केजी, राइट। और अगर आप इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे इससे, तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि हाइड्रोजन का मास डबल हो जाएगा। अगर इसका मास 1 mu था तो इसका मास 2 mu हो जाएगा। अगर इसका ग्राम मोलर मास 1 ग्राम है तो इसका ग्राम मोलर मास 2 ग्राम होगा। तो जैसे आप इस हाइड्रोजन को इससे रिप्लेस करेंगे, हाइड्रोजन का जो अमाउंट होगा वो डबल हो जाएगा। तो जो हाइड्रोजन आपका 7.5 केजी था वो अब हो जाएगा 15 केजी। तो अगर आपने 7.5 केजी से इसको 15 केजी में कन्वर्ट कर दिया है तो आपका जो वेट इंक्रीज करेगा वो डेफिनेटली 7.5 केजी से इंक्रीज करेगा। तो ये 17 था। 18 की अगर बात करें अपन, 18 के अंदर हमारे पास 1 ग्राम कार्बोनेट है। तो अपने पास कार्बोनेट है M2CO3, इसका वेट दे रखा आपको 1 ग्राम। और ये एक्सेस HCl के साथ ट्रीट करने पर आपको दे रहा है CO2 गैस। और इस CO2 का अमाउंट आपको दे रखा है 0.01186 इतने मोल। तो आपसे पूछा रहा है कि इसका ग्राम मोलर मास कितना होगा, राइट। तो कैसे करेंगे अपन, तो जो भी कार्बन है वो सारा का सारा कार्बन इसमें CO2 के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा होगा। तो अगर मैं POH से अप्लाई करूं कार्बन के ऊपर तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं कि भाई जितने मोल्स कार्बन के इनिशियली होंगे उतने मोल्स कार्बन के फाइनली होंगे। तो मोल्स ऑफ कार्बन इनिशियली होंगे कितने, इसके मोल्स कितने होंगे, तो 1 अपॉन जो भी ग्राम मोलर मास है जो हमें निकालना है। तो वेट अपॉन ग्राम मोलर मास इसके मोल्स आएंगे और जितने मोल्स इसके होंगे उतने मोल्स कार्बन के होंगे। फाइनली CO2 की बात करें तो 0.01186 ये मोल्स आपके CO2 के, और जितने मोल्स CO2 के होंगे उतने मोल्स अगेन कार्बन के होंगे। सिंपल शब्द में बोल रहे हैं कि इन दोनों के अपन मोल्स इक्वेट कर रहे हैं क्योंकि कार्बन हम लोग कंजर्व कर रहे हैं। तो जितने मोल्स कार्बन के यहाँ पे होंगे उतने मोल्स इसके होंगे, जितने मोल्स कार्बन के होंगे उतने मोल्स इसके होंगे। तो इन दोनों के मोल्स पे आप इक्वेट कर सकते हैं। दरअसल इतना ही करना है। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से आपका ग्राम मोलर मास जाएगा, तो ये जाएगा आपका 1/0.01186। इसको आप सिंप्लीफाई करके आंसर निकाल सकते हैं। आई थिंक सो 84.3 के आसपास ही आता है। दैट विल बी द राइट आंसर। इन प्रॉब्लम नंबर 19, excess of NH was added to 100 ml ferric chloride resulting into 2.14 ग्राम ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड। तो बेसिकली आपके पास यहाँ पर फेरिक क्लोराइड का सॉल्यूशन था 100 ml, लेट्स से x मोलर फेरिक क्लोराइड, और इसके अंदर आप एक्सेस NaOH डाल रहे हैं। तो जितना भी फेरिक होगा, फेरिक आयन, वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका फेरिक हाइड्रोक्साइड में। तो आपसे सिंपली पूछा रहा है कि मोलरिटी कितना होगा। एक सिंपल सवाल है। आपको फेरिक हाइड्रोक्साइड का अमाउंट भी दे रखा होगा। फेरिक हाइड्रोक्साइड का अमाउंट आपको दे रखा है 2.14 ग्राम, राइट। तो कैसे करेंगे, तो बेसिकली POC पाइप अप्लाई करेंगे अपन आयरन के ऊपर। जितना आयरन यहाँ पे होगा वही आयरन आपको यहाँ पे भी कन्वर्ट होगा। तो अपन बोल सकते हैं POC आयरन के ऊपर अप्लाई करने पर जितने मोल्स आयरन के इनिशियली होंगे उतने मोल्स आयरन के फाइनली होंगे। आयरन के मोल्स होंगे कितने इनिशियली, तो फेरिक क्लोराइड के मिलीमोल्स रहेंगे 100 × x। ये तो होगा आपके मिलीमोल्स अपॉन 1000 करके आपको मोल्स मिलेंगे फेरिक क्लोराइड के, और जितने मोल्स फेरिक क्लोराइड के उतने मोल्स आयरन के। सिमिलरली फेरिक हाइड्रोक्साइड की बात करें तो 2.14, इसका अगर ग्राम मोलर मास निकालें
तो आयरन का एटॉमिक मास आपको दे रखा है 56 और OH हो जाएगा आपका बेसिकली 17। तो 17 इंटू 3 51, 51 प्लस 56, 51 प्लस 56 हो जाएगा आपका 107। तो इसके जो मोल्स रहेंगे वो रहेंगे 2.14 अपॉन 107, जिसको अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये जाएगा आपका 2/100, राइट। तो यहाँ से अगर अपन देखें तो 100 ये कैंसिल हो जाएगा, एक 10 से या 10 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से आप बोल सकते हैं कि x हो जाएगा आपका 0.2। दैट शुड बी द राइट आंसर। 20th प्रॉब्लम वैसे तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स का सवाल है, क्योंकि हमसे यहाँ पे डी ब्लॉक एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन स्टेट की बात हो रही है, बट फिर भी देख सकते हैं जैसा अपन ने थ्योरी में डिस्कस किया था कि मैग्नीज और क्रोमियम का हाईएस्ट 7 और 6 होता है, निकल का हाईएस्ट जनरली +4 तक जाता है, कोबाल्ट के कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट 2 और 3 होते हैं, तो कोबाल्ट कभी कभार 4 में भी शो करता है, और आयरन का जो सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो 3 होता है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से पेयर ऑफ कंपाउंड है इनमें मेटल हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो ऑप्शन 1 तो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि मैग्नीज +4 में शो कर रहा है जबकि हाईएस्ट +7 होता है। ऑप्शन 2 इसलिए नहीं क्योंकि कोबाल्ट यहाँ पर कोबाल्ट ऑक्साइड +3 शो कर रहा है जबकि कोबाल्ट कभी कभार +4 भी शो कर सकता है। थर्ड में अगर अपन देखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो आयरन 3+ में, जो कि ठीक है, और कॉपर की अगर बात करें तो कॉपर में भी जो हाईएस्ट होता है वो +2 ही होता है। तो थर्ड ऑप्शन के अंदर कॉपर +2 की स्टेट में, तो थर्ड आपका करेक्ट आंसर होगा। फोर्थ की बात करें तो निकल आपका +2 में दे रखा है जबकि निकल आपका +4 में भी हो सकता है। तो ये इंफॉर्मेशन बेस्ड सवाल है। एक बार डी ब्लॉक में वापस हम देखेंगे कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर कौन कौन से ऑक्सीडेशन नंबर हाईएस्ट होते हैं, उसके बेसिस पर अपन आंसर ये कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर विल बी थर्ड। प्रॉब्लम 21 की बात करते हैं। अच्छा सवाल एक, देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है। तो सबसे पहले आपको एक हाइड्रो इनफैक्ट आपको एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दे रखा है CxHyOZ, और आपको इसका एम्पेयर का फॉर्मूला आपको निकालना है। कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है। सबसे पहले आपको दे रखा है कि कार्बन और हाइड्रोजन का जो वेट रेशियो वो 6:1 है। तो कार्बन और हाइड्रोजन का वेट रेशियो की बात करें तो अगर कार्बन का मैं वेट 6x मान लेता हूं तो हाइड्रोजन का वेट आपका x हो जाएगा, क्योंकि रेशियो आपको 6:1 दे रखा है। अगर मेरे को वेट दे रखे हैं तो मैं इनके मोल्स निकाल सकता हूं। कार्बन के मोल्स रहेंगे 6x/12, दैट इज 1/2, और हाइड्रोजन का जो मोल्स जाएंगे वो जाएंगे x/1, दैट इज दिस इज x/2, दिस इज 2x/2। तो यहां से अगर अपन मोल्स रेशियो देखेंगे तो मोल्स ऑफ कार्बन रेशियो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन ये हो जाएगा आपका 1:2 के रेशियो में। तो कार्बन और हाइड्रोजन के मोल्स का रेशियो का 1:2 है, तो यहाँ पे जो एटम्स का रेशियो होगा वो भी 1:2 होगा, और एटम्स का रेशियो का 1:2 होगा तो मैं बोल सकता हूँ कि आपका जो एम्पेयर का फॉर्मूला होगा वो कुछ ऐसा होगा CxH2xOZ। अगर Z भी इन टर्म्स ऑफ x मिल जाए तो अपना काम चल जाएगा। इसके लिए आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रखा है कि द अबव कंपाउंड कंटेन्स half as much oxygen as required to one molecule of compound CxHy completely to CO2 and H2O। अगर अपने पास एक हाइड्रोकार्बन है CxHy और उसको मैं बर्न करना चाहूं तो उसको बर्न करने के लिए कितने ऑक्सीजन एटम लगेंगे? तो यहाँ पे CO2 बनता है, H2 बनता है, बैलेंस करें तो यहाँ पर दिस इज y/2, बैलेंस करेंगे यहाँ पे x आएगा, और इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर x + y/4 आएगा। तो इसके 1 मॉलिक्यूल के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे O2 के जो मॉलिक्यूल लगेंगे वो होंगे x + y/4। तो ऑक्सीजन एटम जो लगेगा वो होगा 2x + y/2। तो इसके एक मॉलिक्यूल को बर्न करने के लिए इतने ऑक्सीजन एटम चाहिए, और ये बोल रहा है कि इसके एक मॉलिक्यूल को बर्न करने के लिए जितने ऑक्सीजन एटम चाहिए उसके आधे ऑक्सीजन एटम इसमें है। इसका मतलब यहां पे जो ऑक्सीजन एटम है विच इज Z, ये कितना होगा? इसके एक मॉलिक्यूल को बर्न करने के लिए जितना ऑक्सीजन एटम चाहिए उसके आधे, इतना ऑक्सीजन एटम चाहिए इसको बर्न करने के लिए, तो इसके आधे हो जाएंगे x + y/4। आई थिंक से क्लियर होगा। आपको बोला जा रहा है कि इसमें इतने ऑक्सीजन एटम होंगे जितने की इसके एक मॉलिक्यूल को बर्न करने के लिए जो लगता है उसका आधा। तो इसके एक मॉलिक्यूल को बर्न करने के लिए ऑक्सीजन एटम इतना लगेगा, तो उसका हाफ हो जाएगा x + y/4, और ये x + y/4 आपका z के बराबर होगा। तो यहां पर अपन y ऑलरेडी देख चुके हैं, y आपका 2x है, तो z आपका यहां पर क्या जाएगा? तो z विल बी x + y आपका ऑलरेडी 2x हो जाएगा, तो 2x/4, तो that will simplify to x + x/2 and that will simplify to 3x/2।
ये आपका Z आ चुका है। तो अगर हमें Z भी मिल चुका है तो आपका जो कंपाउंड का फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा CxH2xO3x/2, जिसको आप लिखना चाहें तो C2xH4xO3x लिख सकते हैं। तो ऑफकोर्स जो आपका एम्पेयर का फॉर्मूला होगा, दिस एम्पेयर का फॉर्मूला विल बी C2H4O3, that will be the right answer. In 22nd problem, we have been given a compound having 3.55% chlorine by mass. तो हमारे पास 1 ग्राम कंपाउंड है और आपको दे रखा है कि इसमें जो परसेंटेज ऑफ क्लोरीन है इट हैज बीन गिवन एज 3.55% बाय मास। तो आपको बेसिकली बताना है कि इसके अंदर कितने एटम्स होंगे। तो ऑफ कोर्स अगर आपको परसेंटेज ऑफ क्लोरीन दे रखा है और आपको वेट ऑफ कंपाउंड दे रखा है तो यहाँ पे आप वेट ऑफ क्लोरीन निकाल सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि जो वेट ऑफ क्लोरीन होगा वो इसका 3.55% होगा। तो दिस इज 3.55/100 इंटू 1, इतना ग्राम। वेट ऑफ क्लोरीन अगर मिल चुका है तो मोस्ट ऑफ क्लोरीन एटम निकाल सकते हैं। मोस्ट ऑफ क्लोरीन एटम होगा आपका 3.55/100, ये आपका वेट है, इंटू क्लोरीन का ग्राम मोलर मास ये 35.5 होगा, तो 1/35.5, तो दैट विल सिंप्लीफाई टू 1/1000। तो क्लोरीन एटम के मोल्स हम बोल सकते हैं 1/1000 होंगे, और अगर क्लोरीन एटम के मोल्स 1/1000 होंगे तो नंबर ऑफ क्लोरीन एटम्स will be moles into Na, so that will come out to be 1/1000 into 6.02 into 10^23, that will simplify to 6.02 into 10^20। इतने क्लोरीन एटम इसके अंदर होंगे। आइए इसी के साथ 23rd प्रॉब्लम भी देखें। इन 23rd प्रॉब्लम वी हैव बीन गिवन कंबशन रिएक्शन, एक बड़ा सा कंबशन रिएक्शन दे रखा है आपको C57H110O6, this is reacting with oxygen 163O2 giving 114CO2 plus 110H2। एक बड़ा सा केमिकल रिएक्शन दे रखा है आपको हाइड्रोकार्बन की कंबशन का, और आपको दे रखा है कि 445 ग्राम, आपको इसका 445 ग्राम वेट दे रखा है, और आपसे पूछा रहा है कि जो पानी बना है इस पानी का अमाउंट कितना बनेगा। तो अगेन एक सिंपल बैलेंस केमिकल रिएक्शन है। अगर आप इसका ग्राम मोलर मास निकालेंगे तो ग्राम मोलर मास ये आता है 890। तो ग्राम मोलर मास अगर 890 है तो हम बोल सकते हैं कि भाई जो हाइड्रोकार्बन है इसके मोल्स आएंगे 445/890, तो दैट विल सिंप्लीफाई टू हाफ। तो इसके हाफ मोल्स है। अब स्टैचोमेट्री से बोल सकते हैं कि अगर इसके 2 मोल्स होते तो इसका 110 मोल बनता, तो 1 के करस्पॉन्डिंग 110/2 बनता मोल्स। तो अगर मैं हाफ मोल लेके चलूंगा तो इसके जो मोल्स बनेंगे वो होंगे 110/4। इतने मोल्स आपके पानी के बन रहे हैं, और अगर पानी के इतने मोल्स बनेंगे तो वेट ऑफ पानी या वेट ऑफ वाटर जो जनरेट होगा वो होगा 110/4 इंटू इसका ग्राम मोलर मास विच इज 18। तो यहाँ से अगर 2 से डिवाइड करें तो हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा आपका 55। तो 55 इंटू 9 दैट इज 450 प्लस 45, 450 प्लस 45 दिस इज 495 ग्राम। तो 495 ग्राम वाटर इसके अंदर जनरेट होगा, दैट विल बी आंसर 1। तो इन प्रॉब्लम नंबर 24 वी नीड टू डिटरमाइन अमाउंट ऑफ शुगर टू प्रिपेयर 2 लीटर 0.1 मोलर सॉल्यूशन। तो हमें 2 लीटर 0.1 मोलर सॉल्यूशन बनाना है। मोलरिटी को अगर वॉल्यूम इन एमएल से मल्टीप्लाई करते हैं तो मिलीमोल्स मिलते हैं। मोलरिटी को अगर डायरेक्टली वॉल्यूम इन लीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो मोल्स मिल जाएंगे। तो मोलरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर विल गिव मोल्स। तो अपन डायरेक्टली देख सकते हैं कि जो मोल्स होंगे शुगर के वो 2 इंटू 0.1 0.2 मोल्स जाएंगे, और अगर 0.2 मोल्स आ चुके हैं तो आप इसका वेट भी निकाल सकते हैं। वेट हो जाएगा आपका मोल्स इंटू ग्राम मोलर मास। शुगर का ग्राम मोलर मास आपका 342 के आसपास आता है, तो ये जाएगा आपका 0.2 इंटू 342 ग्राम। इसको सिंप्लीफाई करके आप आंसर निकाल सकते हैं। देख सकते हैं कितना जाएगा 342/5, तो ये जाएगा आपका 684/10, तो दिस इज बेसिकली 68.4 ग्राम। यह जाएगा आपका 24th का। देन 25th की बात करें तो ये और भी सिंपल सवाल है। सोडियम सल्फेट दे रखा है जिसमें आपको 92 ग्राम सोडियम आयन दे रखा है पर केजी ऑफ वाटर। तो आपके पास सॉल्वेंट जो है इसका वेट ऑलरेडी दे रखा है 1 kg, और इसमें सोडियम आयन
का वेट दे रखा है 92 ग्राम और आपको मोलरिटी पूछा है सोडियम आयन का। तो मोलरिटी का मतलब होता है कितने मोल्स हैं 1 kg वाटर में। तो 1 kg वाटर में जितने मोल्स होंगे वही आंसर होगा। तो बेसिकली हमें सिंपली इसके मोल्स निकालने हैं। तो मोल्स ऑफ सोडियम आयन दैट विल बी ग्राम मोलर मास अपॉन वेट अपॉन ग्राम मोलर मास। तो वेट आपका 92 है, ग्राम मोलर मास इसका 23 है, सिंप्लीफाई करेंगे तो 4। तो 4 मोल्स सोडियम आयन है 1 किलोग्राम पानी में और जितने मोल्स होते हैं केजी पानी में वही आपका मोलरिटी होता है। तो करेक्ट आंसर विल बी फोर्थ, करेक्ट आंसर विल बी 4 मोल, दैट इज थर्ड ऑप्शन। 26 की बात करें, 26 में आपके पास N2 3H2 गिविंग 2 अमोनिया, ये रिएक्शन दे रखा है। आपको बताना है कि किस केस में आपके हाइड्रोजन आपका Lr होगा। तो आपको यहाँ पे सिंपली सबका मैं आपको इसको ऑरली बता देता हूँ। सबको आपको यहाँ पे वेट दे रखा है, इसका वेट दे रखा है, इसका वेट दे रखा है। हर एक ऑप्शन में आप वेट अपॉन स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट निकाल सकते हैं, वेट दे रखे हैं, आप इनके करस्पॉन्डिंग मोल्स निकाल सकते हैं और मोल्स अपॉन स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका भी इसका भी। जिसका मोल्स अपॉन स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट मिनिमम होगा वो आपका Lr होगा। तो आप देख सकते हैं चारों ऑप्शन में कि किस किस केस में आपका हाइड्रोजन Lr होगा। तो 27 प्रॉब्लम के अंदर देखें, आपको यहाँ पे दे रखा है कि Ab2 एक कंपाउंड है और इसके 5 मोल्स का वेट has been given as 125 into 10⁻³ kg। तो इसको अगर आप ग्राम्स में कन्वर्ट करना चाहें तो 125 ग्राम्स बोल सकते हैं अपन। तो भाई 1 मोल का जो मास होगा वो हो जाएगा आपका 25 ग्राम। अगर ए का ग्राम मोलर मास में Ma मान लूं और बी का ग्राम मोलर मास में Mb मान लूं तो इस कंपाउंड का जो ग्राम मोलर मास होगा वो हो जाएगा आपका Ma प्लस 2Mb। तो Ma प्लस 2Mb दिस इज ग्राम मोलर मास और ये ग्राम मोलर मास आपके 1 मोल का मास होगा जो कि 25 ग्राम होगा। हमारी बात समझ में? तो 5 मोल का मास आपको दे रखा था 125 ग्राम, 1 मोल का मास 25 ग्राम होगा, ये ग्राम मोलर मास होगा और इसका ग्राम मोलर मास कितना होगा Ma प्लस 2Mb। सिमिलरली आपको एक और कंपाउंड दे रखा है A2B2 और आपको दे रखा है कि इसके 10 मोल का मास, आपको दे रखा है 300 इंटू 10⁻³ kg, या इसको मैं लिख सकता हूं 300 ग्राम। तो 10 मोल का मास अगर 300 ग्राम है तो 1 मोल का जो मास होगा वो हो जाएगा 30 ग्राम। ये इसका ग्राम मोलर मास है और इसके ग्राम मोलर मास को अगेन मैं लिख सकता हूं 2Ma प्लस 2Mb। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम 1 and 2 हम डायरेक्टली बोल सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 जो Ma आएगा, अगर इनफैक्ट अगर सब्ट्रैक्ट करें 2 में से 1 को घटा दें तो Ma आ जाएगा आपका 5 और Ma अगर 5 आ जाएगा तो दिस इज 20, Mb आ जाएगा आपका 10। ये आपका ग्राम मोलर मास है। ग्राम मोलर मास मतलब इतना ग्राम पर मोल, इतना ग्राम पर मोल। आंसर आपको रिपोर्ट करना है केजी पर मोल में, तो केजी पर मोल में हो जाएगा। अगर ये 5 ग्राम पर मोल है तो 5 इंटू 10⁻³ इतना केजी पर मोल और ये हो जाएगा आपका 10 इंटू 10⁻³ इतना केजी पर मोल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन थर्ड। 28 की बात करें अगर, इन प्रॉब्लम नंबर 28 हमसे पूछा रहा है कि 20% वेट बाय वेट एक एक्वा सॉल्यूशन के का जिसका आपका वेट परसेंटेज दे रखा है 20%। तो वी हैव एन एक्वा सॉल्यूशन जिसके अंदर के का परसेंट वेट बाय वेट आपको दे रखा है 20% और आपसे पूछा रहा है कि इसकी मोलरिटी क्या होगी। तो कैसे करेंगे? तो वेट परसेंट अगर 20% दे रखा है इसका मतलब ये कि अगर मैं 100 ग्राम सॉल्यूशन में लूं तो 100 ग्राम सॉल्यूशन के करस्पॉन्डिंग 20 ग्राम के आएगा। अब 20 ग्राम के करस्पॉन्डिंग आपके जो मोल्स होंगे के वो कितने आएंगे? तो मोल्स हो जाएंगे आपके ग्राम मोलर मास 166 दे रखा है तो 20/166 ये मोल्स आ चुके हैं के मोल्स मिल चुके हैं के। वेट ऑफ सॉल्वेंट अगर मिल जाए तो काम चल जाएगा। तो सॉल्यूशन में से अगर सोल्यूट का वेट घटाएंगे तो यहां से आपको वेट ऑफ सॉल्वेंट भी मिल जाएगा। सॉल्वेंट बाय डिफॉल्ट पानी है, एक्वा सॉल्यूशन वैसे भी दे रखा है तो इसका वेट हो जाएगा आपका 80 ग्राम। तो आपको वेट ऑफ सॉल्वेंट मिल चुका है और आपको मोल्स ऑफ सोल्यूट मिल चुके हैं। तो मोलरिटी अपन डायरेक्टली लिख सकते हैं, ये जाएगा मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000। तो दिस इज 20/166 अपॉन 80 इंटू 1000। इसको सिंप्लीफाई कर आप
28 भी कर सकते हैं। बात करेंगे 29 का। 29 सबसे आसान सवाल है। इन दिस वी हैव बीन आस्क्ड ऑक्सीडेशन ऑफ पोटेशियम इन K2O, K2O2 और KO2। हमें इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। पोटेशियम अगर किसी भी कंपाउंड की बात की जाए तो अल्काली मेटल्स हमेशा +1 ऑक्सीडेशन नंबर ही शो करता है। तो पोटेशियम एक अल्काली मेटल आयन है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर आपका हमेशा +1 होगा, चाहे वो K2O, चाहे K2O2 हो, चाहे वो KO2 हो। करेक्ट आंसर विल बी थर्ड। In 30th problem, we have been given ferrous sulfate dot heptahydrate. Ferrous sulfate heptahydrate. Ferrous sulfate heptahydrate will be FeSO4 dot 7H2O. This is called ferrous sulfate heptahydrate. आपसे पूछा है कि कितना सॉल्ट हम लोग ये लें ताकि आपको 10 ppm मिल जाए आयरन इन 100 किलोग्राम वीट। तो इसका कितना अमाउंट लें ताकि हमें 10 ppm मिले 100 किलोग्राम वीट के अंदर। तो अगर मैं मान लेता हूँ कि मैं इसका x ग्राम लेता हूँ तो इसके x ग्राम के करस्पॉन्डिंग इसके जो मोल्स आएंगे, इसका अगर आप ग्राम मोलर मास निकालेंगे तो आपको यहाँ पे एटॉमिक वेट दे रखे हैं सबके। अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका ग्राम मोलर मास आएगा 277.85। तो इसके अगर मोल्स देखेंगे अपन, मोल्स ऑफ FeSO4.7H2O, तो ये मोल्स आएंगे आपके पास वेट विच इज x अपॉन ग्राम मोलर मास विच इज 277.85। दिस आर द मोल्स ऑफ फेरस सल्फेट। और ऑफ कोर्स जितने मोल्स फेरस सल्फेट के होंगे उतने मोल्स आयरन के होंगे। अगर इसका 1 मोल होता तो आयरन का 1 मोल होता, तो ये मैं बोल सकता हूँ कि मोल्स ऑफ आयरन भी होंगे। तो आयरन के अगर मोल्स आ चुके हैं तो आप वेट ऑफ आयरन भी निकाल सकते हैं। तो वेट ऑफ आयरन जो होगा ये जाएगा आपका x अपॉन 277.85 इंटू ग्राम मोलर मास जो कि इस केस में दे रखा है 55.85। ये आपको वेट ऑफ आयरन दे रखा है। और आपको दे रखा है कि 100 kg वीट है, तो 100 kg वीट के करस्पॉन्डिंग आयरन का ppm हमें निकालना है। तो ppm of iron can be simply done as weight of iron upon weight of solution into 10⁻⁶। तो weight of iron यहाँ पे आपको दे रखा है x into 55.85 upon 277.85। This is weight of iron. Weight of iron upon weight of solution which is 10⁻⁶, sorry 10⁻, कितना होगा ये 100 kg ना। तो 100 kg मीन्स 100 into 1000 इतना ग्राम्स इंटू 10⁻⁶। ये आपका ppm होगा और ये ppm का वैल्यू आपको दे रखा है एज 10। तो आप देख सकते हैं ये 10⁻⁵, 10⁻⁶ और 10 ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा और सिंप्लीफाई करने पे x आएगा आपका 277.85 अपॉन 55.85। ये आपका आंसर आएगा। अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 4.9 के आसपास आता है, 4.97 के आसपास आता है। तो दैट विल बी द राइट आंसर। तो प्रॉब्लम 31 के अंदर वी हैव बीन गिवन अ केमिकल रिएक्शन, सोडियम क्लोरेट को आप आयरन के साथ ट्रीट कर रहे हैं और जब ऐसा हो रहा है तो इवेंचुअली आपको यहां पर NaCl, आयरन ऑक्साइड और O2 गैस मिल रहा है। नाउ करस्पॉन्डिंग टू दिस केमिकल रिएक्शन आपसे पूछा रहा है कि कितना सोडियम क्लोराइड हमें रिक्वायर्ड है पर ग्राम, सॉरी इन ग्राम्स टू प्रोड्यूस O2 फॉर डेली कंजम्पशन एट 1 atm 300 केल्विन। और डेली कंजम्पशन के लिए O2 का जो अमाउंट आपको दे रखा है, वॉल्यूम आपको दे रखा है एज 492 लीटर्स। कंडीशंस आपको दे रखी है कि प्रेशर आपका 1 atm है और टेम्परेचर आपका यहाँ पर 300 केल्विन है। तो आपको प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर कंडीशंस दे रखी है और आपसे पूछा रहा है कि भाई इतना O2 जनरेट करने के लिए कितना ग्राम सोडियम क्लोराइड का लगेगा। तो अगर प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर दे रखा है तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मोल्स निकाल सकता हूँ O2 के। तो मोल्स ऑफ O2 जाएगा आपका एस PV अपॉन RT। तो प्रेशर आपका 1 है, दिस इज 492। आर का वैल्यू आपको 0.082 दे रखा है जिसको मैं लिख सकता हूँ 82/1000 और टेम्परेचर आपका 300। तो अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो जाएगा आपका 6 टाइम्स और 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ये जाएगा आपका 2 टाइम्स और ये 10 ऊपर जाएगा तो सिंप्लीफाई करके 20। तो मोल्स ऑफ O2 आपके 20 मोल्स हैं। आप देख सकते हैं क्लियरली कि यहाँ पे अगर इसका 1 मोल जनरेट करना होता तो 1 मोल के करस्पॉन्डिंग इसके जो मोल्स लगते वो भी 1 मोल होते। तो 20 मोल्स के करस्पॉन्डिंग अगर इसके 20 मोल्स हैं
तो 20 मोल्स के करस्पॉन्डिंग इसके जो मोल्स होंगे वो भी 20 मोल्स होंगे। तो सोडियम क्लोराइड के जो मोल्स हमें लग रहे हैं वो 20 हैं। सोडियम क्लोराइड का अगर ग्राम मोलर मास निकाला जाए तो ग्राम मोलर मास रहेगा आपका बेसिकली 35.5 प्लस 23 दैट इज 58.5, 58.5 प्लस 48, तो 58.5 प्लस 48 यह जाएगा आपका 106.5। तो ग्राम मोलर मास रखना है तो इसका वेट कितना हो जाएगा, तो वेट हम बोल सकते हैं मोल्स इनटू ग्राम मोलर मास। तो मोल्स आपके 20 हैं, ग्राम मोलर मास आपका 106.5 है। सिंप्लीफाई करें तो 1065 इंटू 2 दैट विल कम आउट टू बी 2130 ग्राम। तो इतना वेट आपको लगेगा ग्राम्स के अंदर, दैट विल बी द राइट आंसर।